हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सिलेक्शन ऑफ कैनाल अलाइनमेंट, यानी नहर संरेखण का चयन। तो देखिए, जब भी कभी कोई नई कैनाल बनाते हैं, हम नई कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो अलाइनमेंट होता है, जो संरेखण होता है, यानी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ को होकर आपकी कैनाल निकलने वाली है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो वे है कैनाल का, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हमारे नहर के लिए अच्छी रहेंगी और क्या ऐसे चीज़ें रहेंगी उसमें जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेंगी, यानी हमारे लिए क्या रहेंगी, मितव्ययी रहेंगी, हमें कम खर्च पे और ज़्यादा जो है हमें उसका आउटपुट मिल सके। ठीक है, सारी चीज़ें हम कैनाल के अलाइनमेंट में ही देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए, सिंचाई नहर का संरेखण निर्धारित करते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कैनाल का अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। इसमें पहला है आपका अधिकतम सेच्य क्षेत्रफल, यानी कि मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया। देखिए, जब हम कैनाल का अलाइनमेंट करते हैं, कैनाल को हम निकालते हैं किसी भी रास्ते से, तो उसमें हम ये देख लेते हैं कि इसका जो एरिया होगा आसपास में, ठीक है, इसके बारे में जो इरिगेट होगा इससे, वो एरिया आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही कैनाल अधिकतम एरिया को इरिगेट कर सके, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए जब हम कैनाल का अलाइनमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रवाह सिंचाई। प्रवाह सिंचाई मतलब कि जहाँ तक संभव हो सके नहर को जल विभाजक लाइन, ठीक है, जल विभाजक रेखा जिसे हम वाटर शेड लाइन कहते हैं, और रिज लाइन पर से निकालना चाहिए। यानी जो हम कैनाल बना रहे हैं, हमारा मैक्सिमम हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो हमारी कैनाल है वो वाटर शेड लाइन से होकर पास हो। ठीक है, वाटर शेड लाइन से पास होने का जो है एक बेनिफिट ये रहता है कि इसमें जो कैनाल इरिगेट करती है वो दोनों तरफ करती है अपने, यानी दोनों साइड में क्या करती है, इरिगेट करती है। तो इसलिए जो है हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है, यानी एक ही कैनाल से हमारा क्या ज़्यादा एरिया जो है इरिगेट हो जाता है। ऐसे जैसे अगर आपकी कंट्रोल कैनाल होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो सिर्फ एक ही साइड में जो है इरिगेट करती हैं, लेकिन जो वाटर शेड लाइन होती है, वाटर शेड लाइन पर जो आपकी कैनाल होती हैं या रिज लाइन पे जो कैनाल होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, दोनों तरफ इरिगेट करती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपकी जो कैनाल है वो रिज लाइन या फिर वाटर शेड लाइन पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थलाकृति। ये क्या है कि नहर को उबड़ खाबड़ अधिक उतार चढ़ाव वाली पथरीली जलग्रस्त दलदली व क्षारीय भूमि से नहीं निकालना चाहिए। देखिए, अगर वहाँ का जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ होगी, ठीक है, तो हमें क्या है, वहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी जो कैनाल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, हमारा ज़्यादा खर्च आ जाएगा। वहीं अगर वाटर लोड एरिया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एरिया जो भी होगा वो वाटर लोड हो जाएगा, वो जलग्रस्त हो जाएगा और वहाँ पर दलदल सी बन जाएगी। तो हमें ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ क्या वाटर लोड पहले से ही है वो, या फिर जो आपकी सॉइल है वो बेसिक नहीं होनी चाहिए, यानी क्षारीय नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी क्रॉप होती है उस पर जो है गलत इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, और क्या है, नहर का जो आधार है स्थायी तथा दृढ़ भूमि पर होना चाहिए। ठीक है, जो नहर का आधार होता है वो दृढ़ होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए आपका। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ऐसा एरिया हमें सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आपका परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन में क्या देखते हैं हम कि संरेखण ऐसा चुनना चाहिए कि नहर का परिच्छेद मितव्ययी और इसके निर्माण के लिए अत्यधिक भराव व कटाव ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए आपका कि ना ही तो ज़्यादा कटान हो उसमें, ना ही तो ज़्यादा कटिंग हो, ना ही ज़्यादा फिलिंग हो। अब देखिए, फिलिंग अगर ज़्यादा होगी या फिर कटिंग अगर ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी हमारा खर्च क्या आ जाएगा, उससे कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा आ जाएगा, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोजेक्ट का हमारा एक ही अप्रोच रहती है कि हमारा मिनिमम खर्च पर वो जो है मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, यानी कम खर्च पे ज़्यादा सर्विस हमें मिलनी चाहिए, ये हमारी अप्रोच रहती है। तो इसमें भी हमारा जो कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा कटिंग और ज़्यादा फिलिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका लंबाई। ठीक, तो लंबाई, नहर की लंबाई जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, हम पॉसिबिलिटी ये रखते हैं कि हमारी जो कैनाल है वो ऐसे रास्ते से होकर निकले जो कि हमें कम जो है लेंथ जो है हमें पास करनी पड़े। ठीक है, यानी नहर की कम लेंथ हमें बनानी पड़े, हमें ऐसा जो है वे चुनना चाहिए, ऐसा अलाइनमेंट हमें चुनना चाहिए। ऐसे इससे क्या होगा कि आपका एक तो कंस्ट्रक्शन में जो आपकी कॉस्ट होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब लेंथ कम होगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी कम होगा और उसकी कॉस्ट
कम हो जाएगी। ठीक है, और जितनी कम लेंथ होती है उतनी ही कम क्या होते हैं, वाटर लॉसेज होते हैं। ठीक, और जो आपका ये देखिए नेक्स्ट है आपका क्या, ये आवश्यक घुमावों से बचती हुई अपने इस सिंचाई के छोर तक जो है जानी चाहिए। और देखिए इसमें क्या होना चाहिए, हमें क्या, इसमें ज़्यादा घुमाव हम नहीं देने चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए घुमाव देना तभी देना चाहिए, नहीं तो हमारा यही हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारे कैनाल जो है वो सीधी जाए। ठीक है, उसमें कोई घुमाव हम ना दें। नेक्स्ट हो जाता है आपका कर्व। ठीक है, तो कर्व में क्या होता है, देखिए कि नहर का संरेखण यथासंभव सीधा होना चाहिए। ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा जो कैनाल का जो लाइन है वो क्या हो, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक ही संरेखण जो है वो सीधा होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बकरों पर नहर खंड के भीतरी किनारे पर सिल्टिंग तथा बाहरी किनारों पर कटाव होने से नहर का परिच्छेद सामान्य नहीं रह पाता है। अब देखिए जब आप कर्व दे देते हैं, कोई भी आप घुमाव दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, सिल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, बेसिक किनारों पर सिल्टिंग होती है। ठीक है, यानी जो आपकी जो भी उसकी सॉइल होती है वो क्या होती है, उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और जो बाहरी किनारे हैं वो कटिंग में आ जाते हैं और उसका परिच्छेद जो होता है वो बढ़ने लगता है, और नहर का जो है आपके टूटने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, जब आपका कटिंग होती रहती है लगातार, तो उसके जो है वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो प्रोसेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कैनाल जो है आपकी क्या है, तो टूट जाती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका परिगामी नाले। तो परिगामी नाले क्या होते हैं, क्रॉस ड्रेन्स। जैसे आपके कैनाल के बीच में क्रॉस ड्रेन्स आ जाते हैं, कभी कोई रोड वगैरह निकलती है तो वो हमें पास करने होते हैं। तो देखिए वो हमें ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वो हम कम से कम हमें पास करने पड़े। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो निर्माण की लागत है वो बढ़ जाती है। अगर इसे जितनी ज़्यादा आपके क्रॉस ड्रेन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए कि कम से कम नाले हमें पास करने पड़े। नेक्स्ट आपका विवाद रहित भूमि। तो नहर के संरेखण को जो आपकी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, फिर विलेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो जो सीवेज डिस्पोजल जहाँ पर होता है, तो इन सारी जगहों से हमें क्या करना है, अलग करना चाहिए। और कहीं जो ज़्यादा मूल्यवान भूमि है, ठीक है, तो वहाँ से भी हमें कैनाल को अलग रखना चाहिए। और इसी प्रकार से झगड़े वाली भूमि से हटाकर निकालना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ऐसा हो गया भाई इस भूमि पर झगड़ा है या फिर इसे प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहाँ से हमें संरेखण अलाइनमेंट नहीं करना चाहिए। एक नेक्स्ट है निर्माण सामग्री। तो नहरों के संरेखण में ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके निर्माण के लिए आवश्यक मटेरियल उसी इस क्षेत्र से आसानी से उपलब्ध हो। देखिए जब लाइन कैनाल की बात चल रही है, ये जब लाइन कैनाल का कंस्ट्रक्शन करती है तो उसके लिए जो आपका मटेरियल है वो उसके आसपास से ही मिल जाना चाहिए। जितनी दूर से मटेरियल लाएंगे उतना ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें कैनाल के अलाइनमेंट करते समय ध्यान रखने चाहिए। तो ये क्लियर हो गया आपको, आई होप। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।